हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ लेकर आए हैं क्लास 5 की ईवीएस को हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास 3rd और 4th को कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके ईवीएस के, उनमें यहाँ से आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ लेकर आए हैं जो क्लास 5 की बुक है, उसका कंप्लीट बुक का सार हम यहाँ इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। जानवरों में अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती है। इनमें देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। देखिए, जब आप बुक पढ़ने बैठते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ लिए हैं। और सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है कि जानवरों में भी अलग अलग प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इनमें भी सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कुछ जानवर मीलों दूर से ही शिकार को देख सकते हैं। कुछ जानवर हल्की सी आहट को भी सुन लेते हैं। कुछ जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ निकाल लेते हैं। तो कुछ जानवरों में ऐसी शक्ति होती है कि वे सूंघकर अपने दूसरे साथी को ढूंढ निकालते हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर एक ऐसा अम्ल छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखिए, जो चींटियां चलती है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, बल्कि वो कैसे चलती है एक दूसरे के पीछे। जो चींटी होती है वो चलते समय एक अम्ल को छोड़ती रहती है, जिसे सूंघकर उसके पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ते के अकॉर्डिंग चलती रहती है। जहाँ जहाँ उन्हें वो अम्ल की उसकी सूंघ आती रहेगी, वे वहीं से जाती रहेंगी। मच्छर इंसान को उसके शरीर की गंध से पहचान लेता है। मच्छर इंसान के पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से इंसानों को ढूंढ निकालते हैं। सड़कों पर रहने वाले कुत्तों की भी अपनी जगह होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान जाता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता घुस आया है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। वे एक ही समय में दो अलग अलग वस्तुओं पर नज़र डाल सकते हैं। जब वे सामने देखते हैं तो उनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाते हैं। क्योंकि इनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए जब उन्हें कोई वस्तु देखनी होती है अपने आसपास तो वे क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमाते हैं और तब वस्तुओं को देखते हैं। कुछ पक्षी जैसे कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जैसे कि जो वस्तु हम 2 मीटर की दूरी से ही देख सकते हैं, उस वस्तु को ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से आप पढ़ लें। रात में जानवरों को प्रत्येक वस्तु सफ़ेद और काली दिखाई देती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि रात में जानवरों को वस्तु किस रंग में दिखाई देती है, तो वो दिखाई देती है सफ़ेद और काले रंग में, जबकि दिन में इन्हें कुछ रंग भी दिखाई देते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन की कंपन को महसूस कर सकते हैं। तो सांप कैसे महसूस करते हैं, वे जमीन की कंपन को महसूस करते हैं। ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती हुई मुसीबत को, जैसे कि कोई शेर उनकी तरफ आ रहा है या फिर चीता या कोई अन्य मुसीबत उनकी तरफ आ रही है, तो उसे देखकर वे एक खास आवाज़ निकालते हैं ताकि वे अपने साथियों को संदेश दे सके कि उनकी तरफ कोई मुसीबत आ रही है। पक्षी भी इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई दुश्मन उनकी तरफ उड़कर आएगा तो उसके लिए वे अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे। अगर कोई उनके पास चलकर आएगा तो उसके लिए वे दूसरी तरह की आवाज़ निकालेंगे, ताकि उनके साथी समझ जाए कि जो उनका शत्रु है वो कैसा है। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर उस चेतावनी को पहचान लेते हैं। डॉल्फिन भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई जानवरों की अपनी खुद की पूरी भाषा होती है। कुछ जानवर तूफान जैसे संकट आने पर, जब कोई संकट आने वाला हो जैसे कि तूफान, तो उसके आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं
वे इन जानवरों की ऐसी हरकतों को समझ जाते हैं और भूकंप या कुछ और जो दुर्घटना होने वाली है उसके बारे में उन्हें पहले ही पता चल जाता है। ऐसा ही हुआ था जब 2004 में दिसंबर में सुनामी आई थी, तो कुछ समय पहले वहाँ जो रहने वाले व्यक्ति थे उनके जानवरों ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा दी गई चेतावनी को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति ने समझ लिया और इसीलिए उन्होंने अपना वो इलाका पहले ही खाली कर दिया था। इस तरह से क्या हुआ, जब सुनामी आई तो उन्होंने स्वयं को इस कहर से बचा लिया। जानवर किसी खास मौसम में लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक वे दिखाई नहीं देते। जैसे कि सर्दियों में छिपकली दिखाई नहीं देती जबकि गर्मियों में दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, सर्दियों में ये गहरी नींद में चले जाते हैं। स्लोथ क्या है, देखिए इसके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। स्लोथ भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है, लेकिन ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटके रहते हैं और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ की पत्ती खाकर ये जीवित भी रहते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि जिस पेड़ पर ये रहेंगे उसी की पत्ती ये खाते हैं, तो कहीं जाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। जब ये अपने पेड़ के जिस पेड़ पर ये रह रहे हैं उसके सारे पत्ते खा लेते हैं, तब जाकर ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। ये अपने लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में केवल एक बार मलमूत्र के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें संवेदनशील होती हैं और हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है। इनके द्वारा बाघ को अंधेरे में रास्ता और शिकार ढूंढने में मदद मिलती है। देखिए, बाघ की सूंघने की क्षमता जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हवा में पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में भी अंतर को भाप लेता है। अर्थात बाघ ये पहचान लेता है कि पत्ते हवा में हिल रहे हैं या फिर शिकार वहाँ छिपा बैठा है पत्तों के पीछे, उसके कारण हिल रहे हैं, तो इनके अंतर को पहचान भी लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे गुस्से में अलग तरह की आवाज़ निकालता है और अगर उसे बाघिन को बुलाना हो तो अलग तरह की आवाज़ निकालता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। प्रत्येक बाघ का अपना इलाका होता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। इससे एक बाघ दूसरे बाघ की मौजूदगी को उसकी गंध से पहचान लेते हैं। बाघ दूसरे बाघों के इलाके में जाना पसंद नहीं करते और बाघ को सबसे सतर्क जानवरों में से एक माना जाता है। आज बहुत से जानवरों को मारा जा रहा है, उनके शरीर के हिस्सों को बेचा जाता है। हाथी को उसके दांत, गैंडे को उसके सींग, बाघ, मगरमच्छ और सांप को इनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। तो जो इन जानवरों का शिकार होता है वो किसके लिए होता है? हाथी को उसके दांतों के लिए, ताकि दांत प्राप्त हो जाए, केवल दांतों के लिए इतने बड़े हाथी को मार दिया जाता है। गैंडे को किस लिए मारते हैं? उसके सींग प्राप्त करने के लिए। बाघ, मगरमच्छ और सांप को इनकी खाल प्राप्त करने के लिए मार दिया जाता है, और जबकि हिरन को केवल थोड़ी सी खुशबू के लिए ही मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वालों को शिकारी कहा जाता है। हमारे देश में बाघ और कई अन्य जानवरों की संख्या इतनी कम हो गई है कि ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को संरक्षण दे रही है, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सांपों की डिजाइन, देखिए सांपों की डिजाइन के बारे में बता रहे हैं। रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवारों पर जो सजाने के लिए डिजाइन बनाए जाते हैं, उनमें कैसी डिजाइन होती है? सांपों की डिजाइन बनाई जाती है। कालबेलिया लोग सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं। इसके लिए इनके लिए जो कालबेलिया लोग होते हैं, इनके लिए सांप ही इनकी पूंजी होते हैं, जो ये अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं। सांपों को ये लोग अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल वाद्य यंत्र बीन
बीन पार्टी में प्रयोग किए जाते हैं। तो बीन पार्टी में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बीन, तुंबा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे कौन कौन से? बीन, तुंबा और खंजरी, ये किससे बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं सूखी लौकी से। सांप किसानों के दोस्त होते हैं क्योंकि ये खेत के चूहों को खा लेते हैं, अन्यथा चूहे फसल को खाकर नष्ट कर देते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, और वे कौन कौन से हैं? वे हैं नाग, दुबोइया, करैत और अफाई। सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। सांप के मुंह में एक जहरीली थैली भी होती है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके खोखले दांतों में से जहर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के काटने के इलाज के लिए जो दवाई बनाई जाती है अर्थात सीरम, वो किससे बनाई जाती है? वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और ये सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। डॉक्टर बोमेंट ने 9 साल तक एक जख्मी सैनिक, कौन थे वो? मार्टिन के पेट के साथ कुछ प्रयोग किए। कब? 1822 में। और जब उन्होंने प्रयोग किए तो उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकले, जैसे कि क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं? खाना बाहर की अपेक्षा पेट में जल्दी पचता है, और अलग अलग भोजन को पचाने में अलग अलग समय लगता है। जब भी मार्टिन परेशान होता था उसका खाना ठीक से नहीं पचता था। हमारा पेट खाने को पचाने के लिए इसे खूब घुमाता है, हिलाता है। यदि किसी को जुकाम हो तो उसे जो खाना होता है वो बेस्वाद लगता है। यदि किसी व्यक्ति का खाना ठीक से नहीं पचता तो उसे एसिडिटी हो जाती है। तो ये सब प्रयोग डॉक्टर बेमोंट ने किए थे। किसके साथ? एक सैनिक था मार्टिन, इनके साथ किया था। और इन्होंने ये प्रयोग कैसे किए? देखिए, ये जो मार्टिन थे, एक बार इन्हें चोट लग जाती है जब ये सेना में थे, तो इनके पेट में वहाँ पर जो घाव बनता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो घाव एक छेद के रूप में बन जाता है, और वो भरता ही नहीं बल्कि उसके ऊपर की जो खाल है वो उसके ऊपर अलग से आके ढक जाती है। तो जब उस खाल को हटाया जाता है तो वहाँ से वो छेद की तरह ही रह जाता है। इसीलिए उनके अंदर पेट में जो क्रियाएं होती हैं उन सबको बोमेंट ने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने उनके पेट में जो अम्ल बन रहा था जिससे भोजन को पचाया जाता है, वो थोड़ा सा अम्ल वहाँ से निकाला और उसे बाहर एक गिलास में रख लिया। कुछ खाना उस गिलास में डाला और कुछ खाना जब मार्टिन ने खाया तो ये देखा वही खाना जब गिलास के अम्ल में डाला तो वो देर से पचा, और जब मार्टिन ने खाया जब पेट के अंदर वो अम्ल था तो वहाँ पर वो जल्दी से पच गया। तो इसी आधार पर ये निष्कर्ष इन्होंने निकाले थे। आगे देखते हैं। कालाहांडी जिला उड़ीसा में है। यहाँ सबसे ज़्यादा चावल पैदा किया जाता है और यहाँ से फिर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। आत्रेपुरम गांव कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। पूरे साल आम खाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की। आम का अचार अगले मौसम के आने तक साल भर तक चलता है। मामिडी तांड्रा अर्थात आम पापड़, इसे बनाने के लिए बहुत सारे आमों की आवश्यकता होती है और इसे बनाने में 4 हफ्तों की मेहनत भी लगती है। करना क्या होता है, आम के गूदे को निकालते हैं और उसकी परत पर परत तब तक चढ़ाई जाती है जब तक कि 4 सेंटीमीटर मोटी और एक सुनहरी बिछोने की तरह न लगने लग जाए, और उसके बाद उन्हें धूप में सुखाया जाता है और तब बनाया जाता है आम पापड़। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। कांच के घड़े और शीशियों में अचार भरने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है। क्यों? ताकि उनके अंदर की जो नमी है वो समाप्त हो जाए। शिकारी पौधे, अब शिकारी पौधों के बारे में देख लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट इसका एक उदाहरण है। पीचर प्लांट ये नेफेंथीज का पौधा है, इसे गठपर्णी का पौधा भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार एक लंबे घड़े के समान होता है ऐसे, और यहाँ पर पत्तियों से फिर एक ढक्कन बना रहता है, और जब कोई कीट इसके आसपास आता है क्या होता है, ये ढक्कन ऐसे खुल जाता है। जैसे ही वो कीट यहाँ आकर बैठता है ढक्कन फिर से बंद हो जाता है। इस घड़े से एक खास खुशबू निकलती है जिसके कारण कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पौधों के ऊपर पहुँचते ही कीट अंदर फंस जाते हैं।
और बाहर नहीं निकल पाते। ये पौधे इन कीटों से अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अब आगे है वेलक्रो की कहानी। 1948। अब वेलक्रो क्या है? आपने सभी ने देखा होगा, आपके जूते सैंडल में या फिर आपके जो जैकेट पहनते हैं उनमें साइड में कुछ चिपकाने के लगा होता है एक काला सा, और उसमें थोड़े थोड़े हुक लगे रहते हैं दूसरी साइड में, वही होता है वेलक्रो। एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज मिस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर कुछ बीज चिपके हुए हैं। बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने तभी माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखा, तो तब क्या देखते हैं, बीजों में छोटे छोटे हुक थे जिनकी मदद से वे कपड़ों के रेशों से अटके हुए थे। तब मिस्टर को विचार आया वेलक्रो बनाने का। उन्होंने ऐसे ही छोटे हुकों से ऐसा पदार्थ बनाया जो चिपक जाता है। वेलक्रो से बहुत सी चीज़ों को एक साथ चिपकाया जा सकता है, जैसे कि कपड़े, जूते, बेल्ट आदि। ये कितना अच्छा तरीका है प्रकृति से प्रेरणा लेने का। जैसे कि इन्होंने वेलक्रो बनाया तो ये प्रकृति से प्रेरणा लेकर ही इन्होंने बनाया था। भारत में मिर्च दक्षिण अमेरिका के व्यापारी लेकर आए थे। टमाटर, आलू और हरी मिर्च कहाँ से आई है? ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं। गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आई है? ये अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से भारत आई। सोयाबीन की फलियाँ जब पक जाती हैं और पकने के बाद सूख जाती है तो वे चटक कर बिखरने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गढ़सीसर तालाब। गढ़सीसर तालाब के बारे में देखते हैं। देखिए, जो गढ़सीसर तालाब है ये कहाँ है? ये जैसलमेर में है। और इसे बनवाया किसने था? जैसलमेर के राजा गढ़सी ने 650 साल पहले बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ लोग आपस में मिलते जुलते थे, उत्सव मनाते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर जो स्कूल बना था वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और वे सब मिलकर इसकी सफाई भी करते थे। यह तालाब बहुत दूर तक फैला था। इस तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इस तालाब को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें 9 तालाब एक साथ जुड़े हुए थे। जब पहला तालाब भर जाता था तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता था। फिर जब दूसरा भर जाता था तो पानी बहकर तीसरे में जाने लगता था। तो इसी तरह से 9 के 9 तालाबों में पानी भर जाता था। इस तरह इकट्ठे किए पानी से गर्मियों में भी कभी पानी की कमी नहीं होती थी। लेकिन अब गढ़सीसर तालाब का उपयोग नहीं होता। तालाब के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। अब ये पानी इकट्ठा होने के स्थान पर क्या होता है, वो बहकर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान का एक यात्री अलबेरूनी भारत आया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। अलबेरूनी कहाँ का यात्री था? तो वो थे उज्बेकिस्तान का। अलबेरूनी ने भारत के स्थानों और वस्तुओं को बहुत बारीकी से देखा और उनके बारे में लिखा। वो यहाँ से बहुत सी वस्तुएं भी अपने देश लेकर गया। अब उसने भारत के बारे में क्या लिखा है, देखिए। उसने लिखा, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाते हैं। उनके बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बहुत कम बारिश होती है। लगभग साल में 10 दिन के आसपास ही बारिश होती है और कई बार तो इससे भी कम बारिश होती है। यहाँ बारिश की एक एक बूंद कीमती है। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाए जाते हैं। बावड़ी अर्थात सीढ़ीदार कुआं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, बावड़ी जो है ये पानी इकट्ठा करने का एक तरीका है। इसमें सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे तक जाती हैं, जैसे कि ये कुएं के रूप में है और इसमें ऊपर से क्या होता है, ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई आती हैं और नीचे जहाँ पानी होता है वहाँ तक सीढ़ियाँ बनी रहती है। पानी खींचने के स्थान पर लोग स्वयं नीचे जाकर पानी भरकर लाते हैं। तो क्या होता है, कुएं में तो रस्सी की सहायता से पानी ऊपर खींचा जाता है, लेकिन बावड़ी में जो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं उन्हीं के माध्यम से लोग नीचे जाते हैं पानी तक और स्वयं पानी भरकर ऊपर लेकर आते हैं। जोधपुर में और उसके आसपास के इलाकों में 1986 में जब सूखा पड़ गया था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से साफ किया गया, जिनमें से 200 टन से भी ज़्यादा कूड़ा कचरा निकाला गया। इसके लिए चंदा भी गांव वालों ने ही इकट्ठा किया था। कुछ साल बाद
फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी ख़त्म हो गई। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों बाद फिर से लोगों ने इन बावड़ियों को भुला दिया। अलवर ज़िला ये राजस्थान में है। अब आगे कुएं सूखने के कारण बता रहे हैं कि कुएं क्यों सूख रहे हैं। मोटर लगाकर ज़मीन से लगातार पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी एकत्र होता था वो अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास की ज़मीन को लोगों ने सीमेंट से पक्का कर दिया है। तो ये सब कारण है जिनसे कुएं सूख रहे हैं। अलवर जिले की दड़की माई ने तालाब बनाने का निश्चय किया। तब भोजन और पानी संबंधी दिक्कतें कम हुई। सभी महासागर और समुद्र का पानी नमकीन होता है। इसी के बारे में आगे बता रहे हैं कि जो मर्द सागर है वो दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक पाया जाता है। ये पीने में बहुत कड़वा लगेगा और यदि इस तालाब में कोई तैरना चाहे तो वो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वो आराम से लेटा हुआ इस पानी में तैरेगा। दांडी यात्रा 1930। दांडी यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि आज़ादी से पहले बहुत सालों तक आम लोगों ने के नमक बनाने पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी और नमक पर टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से लोग अपने घर में इस्तेमाल किए जाने के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे और नमक के बिना कोई कैसे रह सकता है। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक की समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। इन्होंने वहां जाकर नमक बनाया था और इस तरह से जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था उसको तोड़ा था। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियाँ बनाकर गड्ढों में भर दिया जाता है। फिर क्या होता है, तेज़ धूप में वो पानी सूख जाता है और नीचे क्या बच जाता है, नमक वहाँ क्यारियों में बचा रह जाता है। माइक्रोस्कोप से कोई वस्तु 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए उनके अंदर की बारीकी साफ दिखाई देती है। कई माइक्रोस्कोप से इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो एक खास मच्छर एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो जो मलेरिया होता है वो किस मच्छर से होता है, एनाफ्लीज मच्छर से होता है। मलेरिया उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और जो जगह दलदली होती है। ये मच्छर भूरे रंग के होते हैं। जो मलेरिया के मच्छर है वो कैसे होते हैं, भूरे रंग के, और इनके पंख होते हैं धब्बेदार। मलेरिया की दवा पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले लोग क्या करते थे, छाल को उबालकर उसे फिर छान लेते थे और तब इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनाई जाती है। एनीमिया बीमारी खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होती है। एनीमिया होने पर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि इनमें आयरन होता है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया होना एक आम बात है। इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। बच्चे ठीक से नहीं बढ़ पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। मच्छर पानी में अंडे देता है। इससे इनमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग का लार्वा निकलता है। तो जब ये पानी में अंडे देता है फिर अंडों से क्या होता है, छोटा सा पतले सा भूरे रंग का लार्वा निकलता है जिनसे बनते हैं मच्छर। मलेरिया से बचने के उपाय। अब मलेरिया से बचने के उपाय देख लेते हैं क्या है। जैसे कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलर और टंकी को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। इससे मच्छर के बच्चे जो है वो पानी में बढ़ नहीं पाते क्योंकि मच्छर जो अपने अंडे देता है वो पानी में देता है और जब वहाँ तेल का छिड़काव कर दिया जाता है तो उनके बच्चे बढ़ नहीं पाते। जो पेट की बीमारी होती है वो किससे होती है, वो मक्खियों से होती है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक रोनाल्डो रोस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसके लिए रोनाल्डो को 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब है ट्रैकिंग के लिए नाश्ता। ट्रैकिंग जब पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं उसके लिए नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए, आयरन की गोलियां और साथ में ठंड से बचाव, ज़्यादा सख्ती के लिए गर्म गर्म चॉकलेट वाला दूध। ट्रैकिंग में प्रत्येक ग्रुप का एक लीडर होता है। अब ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी बहुत बार आया है। जैसे कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही वो आगे बढ़े, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करें, जो चल ना पाए उनकी मदद करें, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढें,
बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखें, सबके खाने पीने का इंतजाम करें और अगर ग्रुप के किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो गलती होने पर उन्हें सज़ा सुनाने के लिए भी तैयार रहना। पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर को 90 डिग्री के अंश का कोण बनाते हुए चले और कमर को सीधी रखें, कमर को मोड़े नहीं। चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है रैपिंग। बचेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नागपुरी गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी और इनके कोच थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, तो जब पर्वतारोहण किया जाता है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं की ज़रूरत होती है, तो वो है जैसे कि स्लीपिंग बैग, वो स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग आदि। गोलकुंडा किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। सुल्तान कुतुबशाही सुल्तानों ने 1518 से 1667 तक गोलकुंडा के किले पर राज किया। उनसे पहले जब 1200 में ये किला पहले कैसा बना था, पहले ये किला मिट्टी का बना हुआ था और तब यहाँ दूसरे राजाओं का शासन था। औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर तोप से आक्रमण किया था। उसकी पूरी सेना बंदूकों और तोप के साथ यहाँ हमला करने आई थी, परंतु वो किले में नहीं घुस पाई और उसकी पूरी सेना को 8 महीने तक बाहर ही बैठे रहना पड़ा था। उस समय राजा छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य का हिस्सा बनाने की कोशिश करते रहते थे और ऐसा करने के लिए कभी दोस्ती तो कभी चापलूसी से काम चलाते थे, कभी दूसरे राज्यों में शादी कराकर राज्य को अपने में मिला लेते थे। अगर इन सब से भी काम नहीं चलता था तो वे क्या करते थे, दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे। फतेह दरवाजे पर खड़े होकर अगर कोई कुछ भी बोले तो वो राजा के महल में सुनाई देता है। मल्लपुरम गांव, ये मल्लपुरम जिला जो है ये कहाँ है, ये केरल में है। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में रहने के लिए गई थी। 2007 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया। असिमोव लोंगमैन ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में किताब लिखी है। अंतरिक्ष में सुनीता का अनुभव, देखिए जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही थी तो इन्हें क्या क्या अनुभव हुए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ये बताती है हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते थे। जो इनका अंतरिक्ष यान था उसमें हम एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते थे। पानी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता था बल्कि वो बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता था। हाथ मुंह धोने के लिए हम उड़ते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते थे। वहाँ खाना भी अलग तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वहाँ बाल हमेशा सीधे खड़े रहते थे। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम को अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। अगर कागज़ पर कुछ काम करना हो तो हम अपने आप को बेल्ट से बांधते थे। कागज़ को भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता था। अंतरिक्ष में रहना बहुत मज़ेदार था लेकिन बहुत मुश्किल भी था। पृथ्वी पर हम कुछ भी ऊपर की तरफ उछालते हैं तो क्या होता है, वो वापस नीचे आ जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। पृथ्वी पर हम तैरते नहीं रहते। जब हम एक बाल्टी में पानी भर कर रखते हैं तो वो पानी वहीं टिका रहता है, वह बुलबुले बनकर नहीं घूमता। यह कमाल है पृथ्वी का, अर्थात पृथ्वी पर पानी भरकर रखो तो टिका रहता है, लेकिन अंतरिक्ष में क्या होता है, वो बुलबुलों के रूप में इधर उधर उड़ता रहता है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती है। उनके दिमाग में पृथ्वी को देखकर वहाँ से कई विचार भी आते हैं। तो वो कहती है कि इतनी दूर से बस इतना दिखाई देता है कि पृथ्वी पर समुद्र और भूमि, ये यहाँ भूमि आएगा, कहाँ पर है, अलग अलग देश इतनी दूर से दिखाई नहीं देते। मानचित्र पर रेखाएं हमने ही खींची है। अंतरिक्ष यान में सुनीता को पृथ्वी के खिंचाव बल का भी एहसास नहीं हुआ
क्योंकि अंतरिक्ष यान पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तारे टिमटिमाते रहते हैं। उपग्रह क्या है? उपग्रह ऐसी चमकती चीज जो तेज गति से आसमान से चलती हुई दिखाई देती है। उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगता है। जल यहाँ आएगा, जल जाता है। तो क्या होता है, वो जब से ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है वो जलने लगता है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। पेट्रोल और डीजल को मनुष्य या मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यह अपने आप बनता है। परंतु जितनी तेज़ी से हम तेल निकालते हैं उतनी तेज़ी से यह तेल नहीं बन पाता। इसके बनने में लाखों साल लग जाते हैं। यह तेल हर जगह नहीं मिलता बल्कि कुछ जगहों पर ही मिलता है। तेल जमीन में कहाँ स्थित है ये पता लगाना आसान नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों का प्रयोग करते हैं। फिर गहराई तक पाइप डालते हैं और मशीनों की सहायता से तेल को ऊपर खींचा जाता है। यह तेल कैसे रंग का होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें बहुत सी वस्तुएं मिली रहती हैं जिन्हें तेल से अलग करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए प्राप्त होता है। एलपीजी अर्थात खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक पेंट बनाने के लिए भी इसी तेल का प्रयोग किया जाता है। सीएनजी से धुआं कम होता है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल ईंधन में करते हैं। इनका इस्तेमाल केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं किया जाता बल्कि आग जलाने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी किया जाता है। घर के अलग अलग कामों के लिए और भी कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि केरोसिन, एलपीजी, कोयला, बिजली आदि। गीली लकड़ियाँ जलाने पर बहुत धुआं करती है। अगर हम गीली लकड़ियों को जलाएंगे तो क्या होता है, उनसे बहुत धुआं निकलता है। दिल्ली से मुंबई तक सड़क के रास्ते 1400 किलोमीटर दूर है। देखिए, अगर सड़क से दिल्ली से मुंबई जाए तो वो 1400 किलोमीटर दूर है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ के ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है। लेह भाषा में झूले का अर्थ क्या होता है? झूले का अर्थ होता है स्वागत। लेह और लद्दाख में घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा घर की छत होती है। सभी घर की छतें समतल होती है। छतों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में लेह लद्दाख के लोग बहुत से फल और सब्जियों को सुखा लेते हैं ताकि जब ठंडे दिनों में सब्जियां नहीं मिलती तब इनका प्रयोग कर सके। लद्दाख में चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह इतना ऊंचा है कि सामान्य रूप से सांस लेने में भी मुश्किल होती है। तुम्हें इससे सिर दर्द और कमजोरी महसूस होगी, अर्थात जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहते अगर वे यहाँ जाएंगे तो उन्हें सिर दर्द और कमजोरी महसूस होगी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता, बस आपको नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब दिखाई देंगे। सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है और हवा 70 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है। चांगपा लद्दाख के पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है। इस जनजाति में केवल 5000 लोग ही हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा और स्वेटर के लिए ऊन। इनके पास जितनी ज़्यादा भेड़ होगी, देखिए वहाँ क्या होता है, पूंजी के रूप में भेड़ बकरियों को पाला जाता है और जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरी होती हैं उस परिवार को उतना ही ऊंचा और समृद्ध समझा जाता है। चांगपा एक विशेष प्रकार की बकरी पालते हैं जिससे दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। चांगपा लोग ठंडी जगह पर जाते हैं ताकि बकरियों के बाल ज़्यादा हो और इनके बाल नरम रहें। ये बकरियां ऊंची जगहों पर ही रह सकती है, इसलिए चांगपा के लोग इतने मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहते हैं। चांगपा के लोग अपना सारा सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब इन्हें आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। इन्हें जहाँ भी ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ही अपना टेंट
गाड़ लेते हैं। सामान निकालते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। इनके टेंट बड़े तिकोने आकार के होते हैं जिन्हें रेबो कहा जाता है। तो रेबो किसे कहा जाता है? जो इनके टेंट होते हैं तिकोने आकार के, उन्हें रेबो कहा जाता है। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टी बनाते हैं जो बर्फीली हवाओं से इन्हें बचाती है। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर टेंट लगाते हैं। रेबो फ्लैट के कमरे जितना बड़ा होता है। यह लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा होता है। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद होता है जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जाता है। इस टेंट का डिजाइन लगभग 1000 साल से भी पुराना है। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बच जाते हैं। पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कई बार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ ले जाने पड़ते हैं। अब पश्मीना शॉल के बारे में बता रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता भी है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्माई होती है। वे बकरियां जिनसे पश्मीना ऊन प्राप्त होती हैं वो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, अर्थात -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। इनके बाल इतने पतले होते हैं कि इनके 6 बालों को मिलाकर हमारे शरीर के एक बाल के बराबर मोटाई होती है। इसीलिए इनके बालों से जो बुनाई की जाती है वो मशीनों द्वारा नहीं की जा सकती, बल्कि इन्हें हाथों से बुनना पड़ता है। एक अच्छा बुनकर अगर लगातार 250 घंटे तक बुनाई करें तब वो एक पश्मीना शॉल तैयार कर पाता है। लेखा क्या है? लेखा एक ऐसी जगह है जहाँ भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। कश्मीर की हर गली में बेकरी दिखती है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी नहीं बनाते अपने घर में, बल्कि क्या करते हैं, वो बेकरी से खरीदते हैं। श्रीनगर में टूरिस्ट लोग हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी होती है और इसकी चौड़ाई भी 9 फीट तक होती है। हाउस बोट और कई घरों के अंदर की छत पर लकड़ी से सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद होता है जो जिक्सा पजल जैसा दिखाई देता है। श्रीनगर के बहुत से परिवार डोंगा में रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में इस तरह के डोंगे देखने को मिलते हैं। मकान की तरह ही डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। कश्मीर के गांव में पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं और पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है। घरों में लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ घरों की छत ढलवा होती है। कश्मीर के कुछ पुराने घरों में एक खास प्रकार की खिड़की भी होती है जो बाहर की ओर उभरी रहती है और इस खिड़की को क्या कहते हैं? इसे डब कहते हैं। इस पर लकड़ी का सुंदर डिजाइन बना रहता है। यहाँ पुराने घर पत्थर और लकड़ी से बने हैं। घर के दरवाजे और खिड़कियों पर चाप अर्थात मेहराब होते हैं। कश्मीर के कुछ घर पत्थर और मिट्टी से बनते हैं, परंतु सर्दियों में इन घरों में कोई भी नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ रहने आते हैं जब ये बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। कच्छ कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भारी भूकंप आया था, जिस कारण यहाँ बहुत से लोग मर गए थे और बहुत से घायल हो गए थे। डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है? ये गुजरात में है। नागपाड़ा कहाँ है? मुंबई में। वर्धा और गोरेगांव ये महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन ये कहाँ है? ये भी मुंबई में है। नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। वानगाम गुजरात में है और यह अनाज और सब्जी के लिए प्रसिद्ध है। फसल की कटाई के बाद सब लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। सर्दी में सब एक प्रकार की पकी हुई फसल ऊंधियू का आनंद लेते हैं। ऊंधियू क्या है? इसके बनाने की विधि बता रहे हैं। सब्जियों को ताज़ा मसालों के साथ, जो ताज़ा सब्जियां हैं उन्हें मसालों के साथ मिट्टी के घड़े में रख देते हैं। फिर मिट्टी को जो मटका है उसे सील बंद कर देते हैं और कोयले के अंगारों पर उसे रख दिया जाता है। जब उसे कोयले के अंगारों पर रखते हैं तो उसे उल्टा करके रखते हैं, इसीलिए इसे ऊंधियू अर्थात उल्टा कहा जाता है। और इसमें जो सब्जी होती है वो धीरे धीरे पकती रहती है। इसके बाद जो तैयार होता है ये ऊंधियू, इसे मिट्टी के चूल्हे में बनी बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1997 से
2005 तक आंध्र प्रदेश में 1,50,000 किसान कर्ज न चुकाने के कारण मर गए थे। कुडुख भाषा ये कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है। कुडुख भाषा में जंगल को कहा जाता है तोरांग। अब जंगल से संबंधित कुछ कानून हैं जो 2007 में बताए गए। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और वहां उगाई गई फसल पर अधिकार होता है। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। यहाँ मुश्किलों का सामना करते हुए भी बच्चे स्कूल जाते हैं। झूम खेती, अब झूम खेती के बारे में बता रहे हैं। झूम खेती मिजोरम और उत्तर पूर्वी भागों में की जाती है। झूम खेती के तहत एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और जब वो खाली रहती है ज़मीन उसमें घास उगाती है। जब वो घास कुछ बड़ी हो जाती है तो उसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख बची रहती है उसे ज़मीन में ही मिला दिया जाता है। इस तरह से ये राख खाद का काम करती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो ज़मीन को हल्के से खोदा जाता है। फिर इस ज़मीन में बीज छिड़के जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जा सकते हैं जैसे कि मक्का, सब्जियां, मिर्च और चावल। अनचाही घास और पौधों को ज़मीन से नहीं उखाड़ते बल्कि इन्हें काट कर गिरा दिया जाता है ताकि वो ज़मीन में मिल जाए और इससे ज़मीन उपजाऊ होती है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। इसे काटने के बाद घर तक ले जाना होता है वो मुश्किल काम है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, केवल ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। लोगों को फसल अपनी पीठ पर ले जानी पड़ती है जिससे इस काम में उन्हें हफ्ते लग जाते हैं। मणिपुर में खास तरह का नृत्य होता है जिसे चेराव कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो है मणिपुर से। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटा जाता है और डंडियों के बीच में एक कतार में खड़े होकर वे नृत्य करते हैं। पूरन पोली क्या है? ये ऐसी मीठी रोटी है जो गुड़ और आटे से बनाई जाती है। मुकादम किसे कहते हैं? पैसे उधार देने वाले दलालों को कहा जाता है मुकादम। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने एक मठ में रहकर मंक अर्थात मुनि बनकर कार्य किया। देखिए यहाँ पर मठ दिया है, बच्चों की बुक है, इसमें मठ दिया है, जबकि एक पादरी थे और 7 वर्ष तक इन्होंने मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग इन्होंने किए। इन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। ऐसे पौधे जिनके बीज खुरदरे या चिकने होते हैं उनकी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज चिकने या खुरदरे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा खुरदरा हो जाए या फिर थोड़ा सा चिकना हो जाए। उन्होंने और बताया कि ऐसे बीज जो हरे या पीले होते हैं तो उनकी अगली पीढ़ी के बीज भी या तो हरे होंगे या पीले ही होंगे। मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादातर पौधे पीले बीज वाले होंगे और इस तरह अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। पोलियो की बीमारी जीवाणु से फैलती है। ये एक जन्मजात बीमारी नहीं है। ट्यूबवेल, कुएं, नहर आदि सिंचाई के अलग अलग साधन हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लेकर आए थे क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक से, और इस तरह से पूरी बुक यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं पॉइंट्स को 2 बार अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप क्लास 3rd और 4th की भी बुक को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। क्लास 3rd की बुक पूरी वहाँ पर कंप्लीट है और 4th की भी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आगे एक और टॉपिक लेकर।